हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। भाषा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने नहीं कहा था, अब की बार नहीं कहूँगा ये बात। गाइस, आज आपका एक नया अध्याय शुरू होगा। किस चीज़ का अध्याय शुरू होगा? जी हाँ, आपको पता लग गया होगा अभी सल्तनत काल का। जी हाँ, सल्तनत काल का मैं आपका आज क्या कराऊँगा? अभी मिडिवल हिस्ट्री करवाऊँगा आपकी। एनिशिएंट नहीं कराऊँगा, मिडिवल हिस्ट्री कराऊँगा भाई। और ये चलेगी बेटा कहाँ तक? जब तक अंग्रेज भारत के अंदर नहीं आते हैं, यानी कि 1600 यानी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम तक ये चलेगी। हर एक वीडियो में एक वंश होगा भैया। आपको हिस्ट्री याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। आज के बाद मुझसे बेट लगा लेना, जिसने ये लेक्चर एंड तक देख लिया, जिसको मेरी बातें अच्छी लगी, तो बेटा वो अपने आप ही कहते हैं ना कि मास्टर बन जाएगा। जी हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा आपको, एक कहानी सुनाऊंगा, और मेरी गारंटी है बेटा आप लोगों को इतने अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक कि आप ज़िंदगी में है ना अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री नहीं भूलोगे। जिन लोगों को हिस्ट्री से डर लगता है, अब में से पढ़ के बताना कि तुमको डर कितना लगता है। ठीक है गाइस, तो आज मैं शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेल आइकन दबा लीजिए गाइस। कुछ सब लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा देता। कुछ हराम करो ऐसे कि अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो गाइस ऐसा मत कीजिएगा, किसी की मेहनत का बेनिफिट उठाइएगा गाइस। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर एसएससी के पर्सपेक्टिव से, एचएसएससी के पर्सपेक्टिव से, या फिर आईएएस और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा रहेगा। उनके जितना तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा, ठीक है? अच्छा, मैं स्टार्टिंग करता हूँ किससे बेटा? मैं स्टार्टिंग करता हूँ मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? मोहम्मद बिन कासिम से। जी हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। डेट्स का ध्यान मत रखना, डेट्स बेशक भूल जाना, 716 ईस्वी वगैरह भूल जाना। जहाँ पे डेट याद करने की बात आएगी मैं बता दूंगा। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड किससे माना जाता है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम आता है, भारत पर आक्रमण होता है, और आक्रमण करने की वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि भारत सोने की चिड़िया था। एक तरीके से चिड़िया था भाई। दूसरी वजह धन लूटना था भाई। तीसरी वजह, सबसे बड़ी वजह बेटा, इस्लाम का प्रचार करना था दुनिया भर में। जहाँ 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 पर लोग हमले क्यों करते थे? मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में एक बात बताई थी बेटा, राजा को राज करना है तो क्या चाहिए? राजा को धर्म चाहिए। धर्म के बिना राज करके दिखाओ। कैसे करके दिखाओगे? जनता क्यों मानेगी आपकी बात? जनता ज़्यादा क्या आप ज़्यादा? जनता लोग ज़्यादा भाई, आप तो मुट्ठी भर और जनता इतनी बड़ी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? धर्म चाहिए। जी हाँ, धर्म। तो ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आक्रमण करता? 3 रीजन थे भाई। मोहम्मद गजनवी ने, आपको पता होगा, 24 बार या 25 बार, जितनी बार भी आक्रमण किया, क्या किया भैया? मंदिरों को लूटा और मंदिरों का विध्वंस किया। और क्या फैलाना चाहा? इस्लाम को फैलाना चाहा बेटा। ऐसे थोड़ी सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था। क्यों लूटा गया था आप लोगों को पता होगा ना? क्या उद्देश्य था लूटने का? धन लूटने की बात नहीं है, ऐसा माना जाता है उन्होंने इतना धन लूटा था भारत पर आक्रमण कर करके कि अरब में ना, जब अरब था, जो भी अरब ये थे इलाके थे आपके, ईरान, इराक या फिर अफगानिस्तान वाले जो इलाके थे, वहाँ पे ऊँट चलते थे। ऊँटों पर भर भर कर बोरी ले जाया जाता था, फिर भी कम पड़ गया था। फिर भी कम पड़ गया था बेटा। जी हाँ, इतना लूट के ले गए भारत से। तो बेटा इन सब की खबर किसको लगती है? मोहम्मद गोरी को लगती है। जी हाँ, तैमूरलंग तो फिर ये बाद में आता है। तैमूरलंग पहला, दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी ग्रुप किसको माना जाता है बेटा? सबसे पहला आतंकवादी ग्रुप मंगोलों को माना जाता है। जी हाँ, कोई बोले ना कि आतंकवाद की स्थापना कहाँ से हुई मिडिवल हिस्ट्री में? जी हाँ, कहाँ से हुई? इन्हीं से हुई भाई। तैमूरलंग हो गया भैया आपका, इन सब से हुई हुई। आगे का डिस्कस करूंगा, एक एक का डिस्कस होगा भैया, मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या हुआ भाई? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? जो जो मैं लिखवाऊँ, जो जो मैं बोलूँ, सिर्फ वो बातें लिखते रहना। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। मोहम्मद गोरी से शुरू होगा भाई। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का था जी, अफगानिस्तान में रहता था, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, गजनी। अच्छा, तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान कौन सा, जहाँ पर मोहम्मद गजनवी रहा करता था। जी हाँ, मोहम्मद गजनवी को जैसे आज हम महात्मा गांधी को मानते हैं, वहीं वैसे ही मोहम्मद गजनवी को आज भी माना जाता है भाई। जी हाँ, मोहम्मद गजनवी को आज भी माना जाता है।
ठीक है, आपने पानीपत की मूवी देखी होगी, अभी ये रिसेंटली आई थी, जिसमें संजय दत्त ने रोल किया था, तो उसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन था, उसको बदल दिया गया गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण, क्योंकि उसमें मोहम्मद गजनवी कह रहा हूँ, मतलब पानीपत कह रहा हूँ, मतलब उसमें एक अलग सा रोल दिखाया गया था, यानी कि उनके ताकि रिलेशन खराब ना हो। मोहम्मद गजनवी नहीं था उस वक्त में ये पानीपत में, लेकिन मतलब उसका मतलब इतना इम्पैक्ट गिर डाला गया था भाई कि हमारे, ताकि अफगानिस्तान से संबंध बेकार ना हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। मोहम्मद गोरी कहाँ का था बेटा? अफगानिस्तान का था, जहाँ पे गजनी रहता था। गजनवी में जहाँ पे गजनवी रहता था। बेसिकली क्या था बेटा, यहाँ पर दो मुसलमान थे। मुसलमानों में भी तो वैरायटी होती थी कदो, जैसे हमारे हिंदू में होती जाट बनिया सब कुछ, ऐसे ही मुसलमानों में दो वैरायटी थी वहाँ पर। कौन सी? एक तो बेटी थी, एक तो बेटा था, लिख लो आप, एक तो थी सलजुग और एक थे बेटा तुर्क। ठीक है, तुर्क मतलब कौन से? जिसमें मोहम्मद गजनवी वाले बेटा, इन दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी। किस के बीच में? सलजुग में कौन आ गए आपका? मोहम्मद गोरी वगैरह आ गए। तुर्क में कौन आ गए? मोहम्मद गजनवी और आ गए। तो इनके बीच में आपस में लड़ाई रहती थी, युद्ध चला भाई। ठीक है, बाद में क्या हो जाता है बेटा, इस युद्ध में कौन जीतता है आपको पता? तुर्क जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इतिहास अपनी करवट बदल लेता है। जी हाँ, इतिहास अपनी करवट बदल लेता है। कैसे बदल लेता है बेटा? राम की करनी ऐसी होती है, मोहम्मद गजनवी मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है 1027 में। लिख लीजिए ये बात भी, 1027 में क्या होती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बेटा किसका टाइम आ गया? अपना टाइम आएगा। वही बात होगी, सुलजुग का टाइम आ गया भाई। सुलजुग क्या हो गए भाई? हावी हो गए तुर्कों पे। मोहम्मद गजनवी तो मर गया, जो शासक था वही मर गया, तो फिर कौन हो गए भैया? सुलजुग का आक्रमण में, मतलब सुलजुग आ गए। तो सुलजुग आए तब बेटा वहां पे उनका जो सरदार था उसका नाम था शहादत खां। क्या था? शहादत खां। उसका नाम क्या था बेटा? शहादत खां। ये था बेटा शहादत खां। क्या नाम था? शहादत खां था। उसके दो बेटे थे बेटा। बड़े बेटा कौन था? गयासुद्दीन गोरी। और छोटा बेटा था वो शमशुद्दीन गोरी था। जी हाँ, शमशुद्दीन गोरी मतलब मोहम्मद गोरी। अपने आगे मोहम्मद लगाते थे। आगे हम शमशुद्दीन गोरी नहीं बोलूंगा, मैं मोहम्मद गोरी ही बोलूंगा। मोहम्मद गोरी कौन था बेटा? किसका बेटा था? शहादत खां का बेटा था भैया। शहादत खां का क्या थे? दो बेटे थे, गयासुद्दीन गोरी और मोहम्मद गोरी। हिस्ट्री को रिलेट करके पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, अब जो कि शहादत खां मर जाते हैं। अब गजनी इतना बड़ा नहीं था, अफगानिस्तान जो इलाका था गजनी का वो इतना बड़ा नहीं था कि वही दो हिस्सों में बांटा जा सके। जो कि गयासुद्दीन बड़ा भाई था, तो मोहम्मद गोरी ने बड़ा दिल करके कहा कि भैया तुम यहाँ राज कर। और उसकी आंखों में एक सपना बस गया। मोहम्मद गोरी की आंखों में क्या बस गया कि मैं किस पर आक्रमण करूंगा, अपना राज कहाँ बनाऊंगा? इंडिया के अंदर। जी हाँ, इंडिया के अंदर। वो अपनी थोड़ी बहुत सेना लेता है और इंडिया की तरफ कूच कर देता है। लेकिन जब वो मोहम्मद गोरी कूच करता है तो वो एक संत को साथ में अपने साथ लाता है। जानते हो वो संत कौन था? जिसने इस्लाम की नींव डाली इंडिया के अंदर। आज तक मुसलमान नहीं थे वो इंडिया में, तब तक वहां पर नींव डाली गई इस्लाम की। संत कौन? किसको लेके आए संत में? आप बोलो, उसका नाम गैस कर सकता है कोई? अरे भैया कौन आया संत में साथ में? बताओ। मौजूद्दीन चिश्ती आए। मौजूद्दीन चिश्ती साहब आए भाई। चिश्ती संप्रदाय फैला ना इसी वक्त पे। तो चिश्ती जो ये आज भी कहते हैं ना, या ख्वाजा जी मौजूद्दीन चिश्ती, इसको साथ में लेके आया। क्यों लेके आया आप लोगों को मैं बता दूं। देखो, अच्छा मान के चलो आप एक तो मुसलमान, तो बुरा मत मानना, आज तो आप मुस्लिम, अरे ऊपर से आप हिंदुओं में आक्रमण कर रहे हैं, तो जनता थोड़ी खामोश बैठेगी। जनता को कौन काबू करेंगे? मैंने क्या कहा, वो तो मुट्ठी भर जनता, कितनी बड़ी जनता को काबू कौन करेगा? डर कौन बिठाएगा दिल में? धर्म भाई, धर्म। उस टाइम पे क्या था भाई, हिंदू जो रीति रिवाज थी बेटा, उनमें बहुत सारी कृतियां फैली हुई थी। जैसे भाई बाल विवाह तो वहां पे भी होता था, मुंडन करा देना, सती कर देना। तो इसका फायदा कौन उठाते हैं? मौजूद्दीन चिश्ती उठाते हैं। और वो अपने इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं
और वो ये बताते हैं कि भाई इसका ही एक दूसरा पहलू इस्लाम में है, और हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं होता, लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन भाई, उसने जहाँ इस्लाम की स्थापना कर दी, उसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया भाई। किसने? चिश्ती साहब ने। वहाँ पर दूसरी तरफ अपनी तैयारी कौन कर रहा है? मोहम्मद गोरी कर रहा है आक्रमण की इंडिया पर। ठीक है, ये सिर्फ इतना याद रखना भाई, ये सारा एक बार आप क्या करोगे, मतलब ओवरव्यू में दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, आक्रमण किया जाता है। जी हाँ, लिख लीजिए, ये बात लिख लीजिए, आगे नोट्स भी है मेरे पास, बहुत सारे नोट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा। 1175 के अंदर पहला आक्रमण होता है। पहला आक्रमण किसको? मुल्तान पे किया जाता है भैया, मुल्तान पर। मुल्तान का सुल्तान किसे बोला जाता है? आपको पाकिस्तान में जब 300 रन मारे थे सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने, उसको बोला जाता है मुल्तान का सुल्तान। तो मुल्तान पर आक्रमण 1175 के अंदर किया जाता है बेटा। और आपको बता दूं, जीत लिया भाई। जी हाँ, जीत गया। फिर उसने क्या हुआ भाई, उससे उसकी संतुष्टि नहीं हुई, उसने कहा 1178 के अंदर, उस टाइम पे उसने सोचा कि 1178 के अंदर जो गुजरात का इलाका है ना, गुजरात का जो इलाका है उस पर आक्रमण करूंगा मैं। क्यों आक्रमण करूंगा? जो ये तो पाकिस्तान के अंडर में आता, जो मतलब आज का पाकिस्तान है जो साइड वाला, ये तो बहुत छोटा सा इलाका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। गुजरात की साइड जाऊंगा तो वहां पे मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा, क्योंकि उसको पता था भाई गजनी वहीं से सोना लूट के लाया था, सोमनाथ साइड से वहीं से तो सोना लूट के लाया था भैया, दिमाग में उसके भी वही ख्यालात। तो वो कहाँ आक्रमण करता है? 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है भाई। गुजरात पर आक्रमण किया जाता है भाई, गुजरात पर आक्रमण किया जाता है। उस टाइम पे वहां पे शासक कौन थे बेटा? भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय थे भाई। जी हाँ, भीमदेव द्वितीय, जो कि किस वंश के थे? चालुक्य वंश के थे भाई, चालुक्य वंश के थे। जैसे ही आक्रमण होता है बेटा, सिंघम, मतलब कौन सिंघम का रोल कौन अदा कर रहा है इस वक्त पे? कौन कर रहा है? भीमदेव द्वितीय। ऐसा मारा, कूटा, घसीटा, मोहम्मद गोरी जान बचा के पीछे भागा। अरे भाड़ में गया भैया, जान बची 100 लाखों पाए। अब भैया हार गया मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी ने देखा तू क्यों हारा, उसने देखा तुम्हारे पास सेना नहीं है। जी हाँ, उसने देखा तुम्हारे पास सेना नहीं है। उसने क्या किया? बड़ी सेना को इकट्ठा किया। जी हाँ, बड़ी सेना को क्या किया? इकट्ठा किया भाई। ठीक है, मैंने बता दिया, जैसे मोहम्मद कासिम था, गजनवी था, गोरी था, इन सब का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना था, इंडिया के अंदर इस्लाम को फैलाना था। फैलाएंगे क्यों? तभी तो राज होगा ना, तभी धर्म के नाम पे। तो आज भी हम डरते इतना है कि हम 2 पाप करने से डरते, भगवान देख रहा है। तो उस वक्त पे भी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, जहाँ बुखा दिए, जहाँ पे लोगों को बहलाया गया वहीं बहक गए लोग। ठीक है, तो क्या हुआ अभी? मोहम्मद गोरी के साथ कौन आता है? मुइज़ुद्दीन चिश्ती आता है, और इसी पीरियड में इस्लाम फैलता भाई। इसी पीरियड के दौरान क्या होता है बेटा? इस्लाम फैलता, और इस्लाम अपनी चरम सीमा पर जाता है। क्योंकि इस्लाम क्या जाने का क्या कारण था बेटा? मुइज़ुद्दीन चिश्ती क्या बताते हैं भैया, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो हमारे समाज की कुरीतियाँ होती हैं उनका वो खंडन करते हैं। तभी उसको एक बात पता लगती है, किसको? मोहम्मद गोरी को। अगर तुमको इंडिया पर आक्रमण करना है तो वहां पर 2 वंश हैं। मोहम्मद गोरी का पीरियड चल रहा है, ये सब कुछ मोहम्मद गोरी के दिमाग में चल रहा है, सब कुछ पैरलिज्म में गेम खेल रहा है मोहम्मद गोरी अपना, कि उसको पता लग गया कि 2 कौन है? 2 राजवंश हैं। ठीक है, कौन कौन? दिल्ली और चौहान वंश। एक तो दिल्ली पे है, दिल्ली का वाला चौहान वंश, और एक और था भाई कन्नौज वाला। ठीक है, इन पर आप आक्रमण कर लो, सब तुम्हारा। जी हाँ, सब तुम्हारा। दिल्ली गई जीत, जिसने हर कोई दिल्ली की तरफ क्यों आक्रमण करता था? अगर सबको पता भाई, अगर दिल्ली गई तो पूरा देश गया, क्योंकि राजधानी तो दिल्ली है। अगर वही गई तो सब गया। तो उसने क्या सोचा भैया, मैं कहां पर आक्रमण करूंगा? दिल्ली पर आक्रमण करूंगा भाई। उसने बिल्कुल मस्त मतलब मस्त बुलेट प्रूफ प्लान था बेटा, बिल्कुल बढ़िया वाला प्लान, कहते हैं ना कि जबरदस्त। 1191 के अंदर क्या होता है बेटा? 1191 के अंदर क्या होता है? मेन रीजन क्यों था बेटा? मेन रीजन इसलिए था, अगर वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को हरा देगा, जो कि चौहान वंश का शासक था, तो मतलब वो बहुत बड़ा किंगडम था,
तो छोटे, जब उसको वही हार गया तो छोटे छोटे किंगडम तो वैसे ही हार मान जाएंगे मोहम्मद गोरी आगे, कि सोचेंगे जब उसकी इतनी बड़ी बिसात नहीं, वो हार गया तो हमारी तो औकात क्या है, अपने आप मेरी क्या हो जाएगी, जीत हासिल हो जाएगी। क्या बढ़िया सोच थी भाई, मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया सोच सोची उस वक्त पे। तो क्या होता है बेटा, तेहराइन का युद्ध लड़ा जाता है 1191 के अंदर। और बेटा जब लड़ा जाता है ना, जब लड़ा जाता है तो भैया क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान ऐसे ऐसे लात गुस्से मारता है मोहम्मद गोरी की ऐसी की तैसी कर देता है। जी हाँ, मोहम्मद गोरी की ऐसी की तैसी, जान भगाकर भाजा, मतलब जान बचाकर भागता है। और जब उसको पकड़ा जाता है तो क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दिल करके कहा तू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब उसको सामने लाया गया पृथ्वीराज चौहान के, तो उसने कहा कि बोल तेरे साथ क्या सलूक करूं मैं। उसने कहा मेरे साथ वो सलूक कीजिए जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दिल किया कि जा तू जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा, तेरे को प्राणदान दिया। तो क्या भैया, मोहम्मद गोरी को प्राणदान मिलता है और इसका वो पूरा फ़ायदा उठाता है। फिर उसको एक बात समझ में आती है, क्या भैया, फूट डालो राज करो की नीति। वो अपने गुप्तचर छोड़ देता बेटा, पृथ्वीराज चौहान के पीछे क्या छोड़ दिया जाते हैं, गुप्तचर छोड़ दिए जाते हैं। उसी पीरियड के दौरान संयोजिता से प्यार हो जाता है भैया, थोड़ा से पहले, इस लड़ाई से पहले की बात है कि संयोजिता से प्यार हो जाता है पृथ्वीराज चौहान को, लव मैरिज। अरे प्यार के लिए तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, इतिहास पीछे उठा के देख लो, आधा तो प्यार के कारण मरे, आधे लोग तो प्यार के कारण मरे भाई, लड़की के लिए। क्या बात है, इतनी बड़ी बड़ी महाभारत जैसी, रामायण जैसी लड़ाइयाँ होंगी औरतों के पीछे। आज भी हम इतिहास से कुछ नहीं सबक लिए, ठीक है। तो क्या होता है, संयोजिता से किसको प्यार होता है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को। और संयोजिता लड़की किसकी होती है बेटा, गहदवाल वंश के कौन थे भैया जिसने साथ दिया था गहदवाल वंश के, जयचंद की पुत्री होती है। गहदवाल वंश के जयचंद की पुत्री होती है, जो कन्नौज का राजा था। पृथ्वीराज चौहान से वो इतना जलता था जिसका कोई अंत नहीं। पृथ्वीराज चौहान को खत लिखा जाता है संयोजिता के द्वारा, मेरी शादी करवा रहा है, तू आजा, नहीं तो अपन तो चली ऊपर। ये धासु वाली एंट्री मारते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोजिता को भगाकर शादी कर लेते हैं। अब जो कि भगाकर शादी की गई उस वक्त पे, तो वो एक गलत इफेक्ट गया, मैसेज गया कहाँ पर, जनता में, कि भाई शर्म करो, जयचंद तुम्हारी लड़की को भगा के ले गया पृथ्वीराज चौहान। तो वो गुस्सा किसका, जयचंद का, नफरत पृथ्वीराज चौहान के लिए बेटा। उसका फायदा कौन उठाएगा अब, उसका फायदा किसने उठाया, मोहम्मद गोरी ने अपने विश्वस्त सूत्रों से। उसने आके बताया कि देखो तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत वापस ला सकता हूँ। उसने कहा, उसको मना लिया भाई। तभी तो बेटा गहदवाल वंश को गद्दार वंश भी कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर, जो राठौड़ से ही, जो कि अब वो डायरेक्टली आक्रमण तो नहीं कर सकता, साथ नहीं दे सकता। कौन, कन्नौज का जो ये जयचंद है, मोहम्मद गोरी के साथ डायरेक्टली आ जाए तो बेटा बास के खड़ा ना कर दे, ऐसे कि तैसे ना कर दे बाकी राजवंश वाले। तो राजपूत जो थे, राजपूत बड़े बेटा स्वाभिमानी थे, ऐसे कि तैसे ना कर दे इसकी। तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं तो साथ में जाऊंगा नहीं भाई, मैं तो मोहम्मद गोरी तेरे साथ में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी सेना तुझे दे दूंगा, तेरी मर्जी, जो तुझे करना है कर। उसने कहा ठीक है, तुम मत चलो मेरे साथ जयचंद, लेकिन मेरे को तू अपनी सेना दे दे। वो उसको अपनी सेना दे देता है बेटा, सेना देता है। देते ही कहाँ पर अटैक होता है, तेहराइन में, 1192 में आता है और ललकारता है, बाहर निकल, तुझे मैं देखता हूँ। उसने कहा भाई तेरे को अभी पिछले साल तो छोड़ा है, अब फिर आ गया तू मरने के लिए। उसने कहा बातें मत कर, लड़ मेरे साथ। और भाई धोखा देकर, जी हाँ, धोखा देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। जी हाँ, 1192 के अंदर तेहराइन का दूसरा युद्ध होता है और उसको युद्ध में हरा दिया जाता है। इससे पहले क्या सोचा था जयचंद ने, तो ये सोचा था कि पृथ्वीराज चौहान से तेरा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था वो आस्तीन के सांप को पाल रहा है, वो बाद में उसकी भी ऐसी तैसी करेगा। देखिए कैसे 1192 में तेहराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब क्या होगा बेटा, मोहम्मद गोरी, लिख लीजिए भाई, ये बात भी लिख लीजिए, आप बोलोगे इससे लिखवाई नहीं। 1192 में क्या हुआ, तेहराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और 1191 में पहला युद्ध हुआ। इसमें क्यों, पहले में कौन हार जीता, पृथ्वीराज चौहान, पी से पृथ्वी, और दूसरे में कौन, मोहम्मद गोरी।
ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं भाई। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई चंद्रभाई राठौर में तो ये तक लिखा है भाई कि मतलब उसने मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, इट्स मैथोलॉजी स्टोरी। लेकिन उसको मार दिया जाता है भाई, जी हाँ मार दिया जाता है। और चिश्ती संयोजिता, देखो मैं ये बात पक्के प्रूफ तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मैं बात को यहीं पे कट करता हूँ, नहीं कहूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, अब किसकी बारी बेटा, जयचंद खुश कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया। लेकिन बेटा अच्छा ऐसा कैसे बदला पूरा हो गया, अब किस पर आक्रमण करने की सोच ली आस्तीन के साथ, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही लूट लिया। हमें तो लूट लिया, जयचंद ने जयचंद को ही लूट लिया। गैदवाल वंश के साथ उसका युद्ध होता है बेटा, कब होता है, 1194 के अंदर। जी हाँ 1194 के अंदर किसके साथ युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी का जयचंद के साथ, जिसको चंदावर का युद्ध कहा जाता है बेटा। जिसको क्या कहा जाता है, चंदावर का युद्ध कहा जाता है। जी हाँ चंदावर का युद्ध कहा जाता है 1194 के अंदर। समझ रहे हो, मतलब हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हमको ही लूट लिया है, मतलब गुरु को ही ऐसी की तैसी, ठीक है भाई। और क्या होता है बेटा, जयचंद हार जाता है। जी हाँ जयचंद हार जाता है और ये युद्ध जीत लिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। अब क्या हो गया बेटा, पूरे देश पर आधिपत्य किसका हो गया, मोहम्मद गौरी का। जी हाँ मोहम्मद गौरी का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया। अब क्या होता है, नियति देखो कैसे कैसे खेल करवाएगी आगे। गैदवाल वंश के साथ ऐसा ऐसा हो गया, जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी का दो। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ एक गुलाम आया। जी हाँ उसके साथ एक गुलाम आया। गुलाम बड़े खरीदने की प्रथा थी उस वक्त पे, कि जिसके पास जितने गुलाम उसका उतना ही स्वामित्व मुसलमानों के अंदर। हालांकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि भई आप मुसलमानों को गुलाम नहीं बनाओगे, लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा उठाया लोगों ने। मोहम्मद साहब की अच्छी अच्छी बातें नहीं मानी गई और गुलामी प्रथा यूं ही चलती रही, ठीक है बेटा, गुलामी प्रथा यूं ही चलती रही, ठीक है, जब तक ये बात चल रही है। उसके बाद क्या होता है बेटा, क्या होता है, अब भैया उसके साथ एक गुलाम आया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो उसका क्या था, एक गुलाम था, जिससे उसने किससे खरीदा था बेटा, तुर्क से खरीदा था। तुर्क मैंने बताया ना कि दो तरीके के मुसलमान होते थे, तुर्कों से खरीदा था। और वो बहुत ज़्यादा वफादार आदमी था। जी हाँ वो बहुत ज़्यादा वफादार था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ अ ग्रेट मतलब लॉयल पर्सन। किसके लिए, मोहम्मद गौरी के लिए, अपने मालिक के लिए। पहले वो सैनिक बना, सैनिक से फिर उसको रथी बनाया गया, फिर महारथी, ऐसे कैसे करके मतलब उसको सूबेदार बना दिया गया। और उस पर बेटा मोहम्मद गौरी बड़ा ट्रस्ट करता था। जी हाँ बड़ा ट्रस्ट करता था। एक दिन मोहम्मद गौरी ने पूछा कि तेरे को, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा कि तेरे को कौन सी बात अच्छी लगी। उसने कहा कि आपने ये युद्ध तैराने वाला और जयचंद को दोनों को जीत लिया। उसने कहा तेरे को पिंच क्या हुई बात। उसने कहा कि बेटा कि उसने कहा कि मालिक आपको 1196 में किसने हराया था, 1196 में चालुक्य वंश के किसने हराया था बेटा, सॉरी 1196 कह रहा हूँ बेटा मैं, मतलब 1178 में गुजरात पर आक्रमण नहीं किया था इन्होंने। कौन था उस टाइम पे, चालुक्य वंश के भीमदेव द्वितीय थे। जी हाँ भीमदेव द्वितीय ने हराना दिया था किसको, मोहम्मद गौरी को। अब दोबारा वो बोला कि मैं आक्रमण करूंगा। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक बोला। किससे बोला बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक किससे बोला, मोहम्मद गौरी से, कि मैं आपका बदला लूंगा। अब 1196 में क्या करता है बेटा, 1196 में भीमदेव द्वितीय से युद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, कौन करता है बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक युद्ध करता है। और वो यह ऐसा लड़ता है कि भीमदेव द्वितीय हार जाते हैं। जी हाँ तभी क्या होता है बेटा, इसी पीरियड के दौरान क्या होता है, 1202 आ जाता है। 1202 आते आते एक दुखद समाचार मिलता है। घोड़े के एक घुड़सैनिक आता है, घुड़सवार सैनिक आता है और वो आके बताता है 1202 में कि भैया तुम्हारे भाई थे जो, कौन से भाई, जो गजनी में था, जो गजनी में राज नहीं कर रहा था, कौन, गयासुद्दीन गौरी, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब भैया छोटा भाई को जाना पड़ेगा। नियम तो यही कहता ना गजनी का कि एक भाई मर गया तो छोटे भाई को राज करना पड़ेगा, इसलिए वो वहां से चल दिया अपने देश की तरफ। लेकिन अब वो यहाँ पर अपना राज्य किसको दे, तो उसने क्या, उसका लॉयल कौन था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या दे दिया बेटा, अपना राज्य दे दिया। जो सिंध प्रांत था,
जो सिंध प्रांत था, सिंध मतलब आज का जो पाकिस्तान का इलाका है, जो सिंध प्रांत था, ये लिख लेना बेटा, जो सिंध प्रांत था उसको उसको किसको दे दिया भाई, उसने उसे दे दिया कबाचा, नसरुद्दीन कबाचा को। इसको बहुत याद रखना, दोनों के नाम, नसरुद्दीन कबाचा को दे दिया। दोनों में बहुत यारी दोस्ती थी, इल्तुतमिश कह रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक में और इस कबाचा में, कबाचा याद रख लेना बहुत है, कबाचा में बहुत यारी दोस्ती थी, ठीक है। बाद में क्या होता है बेटा, 1206 के अंदर दमयक नामक एक स्थान होता है, वहाँ पर जाट लोग क्या कर देते हैं, मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। और मोहम्मद गोरी की हत्या से पहले क्या होता है, वो है ना वहाँ से आकर मतलब मरने से पहले क्या कहता है उसको, मोहम्मद किसको, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि तू मेरे नाम के सिक्के चलवा इंडिया के अंदर। और पहली बार इंडिया में सिक्के चलते हैं बेटा जिस पर लक्ष्मी की प्रतिमा होती है। जी हाँ, लक्ष्मी की प्रतिमा होती है। क्यों जलाई गई, क्यों लोगों को ये अगर डायरेक्टली बोले कि नहीं इस्लाम है तो लोग भड़क जाएं, रोइट्स दंगे हो जाएं। उसने जनता में क्या बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उसने लक्ष्मी की प्रतिमा वाले क्या चलाए, सिक्के चलाए, ठीक है बेटा। अच्छा अब क्या हो गया भाई, देखो 1206 के अंदर क्या हो गया, 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी निकल गया, टपक गया। तब बेटा क्या होता है, तभी क्या होता है बेटा, तभी हो जाता है 1206 में डेथ। उसकी जगह कौन बैठेगा, जो गयासुद्दीन गोरी था ना, जो गयासुद्दीन गोरी का बेटा था, मतलब कौन, लिख लो, ताजुद्दीन यालदोज, बस इतना रख लो, कबाचा और यालदोज बन जाता है बेटा कहाँ, गजनी का शासक। अब तीनों की यारी दोस्ती मतलब त्रिमूर्ति की तरह थी, किन किन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, कबाचा की और यालदोज की। बड़े लंगोटिया यार, एक दूसरे की बड़ी बात मानते थे, ठीक है। अब क्या था बेटा, अब क्या है, अब 1206 में, 1202 में उसका भाई मरा था, और 1206 यानी कि 4 साल तक जब तक राज्य यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, उसने अपना वंश की स्थापना नहीं करी बेटा। 1206 में जैसे ही मोहम्मद गोरी मरता है, फिर वो अपने वंश की स्थापना करता है। क्या नाम बेटा, उस टाइम पे इसके मतलब उस वक्त पे दिल्ली राजधानी नहीं थी, उस टाइम पे दिल्ली राजधानी नहीं थी बेटा, इल्तुतमिश बनाता है दिल्ली को तो राजधानी। उस वक्त पे कौन थी, लाहौर थी राजधानी। लाहौर क्या थी बेटा, कुतुबुद्दीन की ऐबक की क्या थी बेटा, राजधानी थी, ठीक है। और बेटा अब थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ ले। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही मतलब क्या था बेटा, उदार किस्म का इंसान था। ये रहा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, बड़े ही उदार किस्म का इंसान था। ऐसे नहीं भाई, मतलब बड़ा उदार क्यों, उसके सामने कोई भी कहता मालिक हमसे गलती हो गवा, हमको माफ़ कर दो, अरे जा माफ़ किया तुझे। अपनी जनता को इतना प्यार करता था, अपनी जनता के बीच में बैठ के रोटी खाता था। जनता को ऐसे ही नेता बड़े पसंद आते हैं जो उनकी सुने, जी हाँ, जो उनकी सुने, उनकी बात करें और उनकी दुखों को समझे। इसलिए बेटा क्या, उसको जनता एक नाम से पुकारती थी, लाख बख्श, यानी कि जो लाख रुपए तक बख्श दे, लाल बख्श कहा जाता था। और वो बहुत ज़्यादा क्षमा, मतलब प्रजा में एक फरिश्ता, प्रजा ना उसको फरिश्ता मानती थी, इसलिए उसको एक नाम और दिया जाता था बेटा, एक नाम और कहा जाता था। पहला नाम तो क्या मिला जनता से, लाख बख्श, लाल बख्श, हिंदी में देख लेना बेटा, लाल बख्श। और एक मिला बेटा उसको नाम हातिम ताई द्वितीय, हातिम ताई द्वितीय। किसको मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल रहे हैं नाम। हातिम ताई आप जानते हो गए, यमन का शहजादा जिसने 7 सवालों के वो जवाब पाए थे, उसकी तरह उसको माना जाता था। किसको माना जाता था बेटा, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, जैसे गोरी के मरने के बाद, जैसे मोहम्मद गोरी मरा, अब उसने क्या कर लिया बेटा, अपने वंश की स्थापना कर ली, जिसको क्या बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, गुलाम वंश बोला जाता है, गुलाम वंश बोला जाता है। तुर्क भाषा में इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। जी हाँ, तुर्क भाषा में क्या बोला जाता है बेटा, इसे मामलुक वंश बोला जाता है, ठीक है। अच्छा आपको एक बात बता दूं मैं कि राजस्थान के अंदर बेटा एक सूरत मंदिर था। कोई कहता संस्कृत मंदिर था, कोई कहता कि सूरत मंदिर था, लेकिन था। सूरत मंदिर को बेटा मोहम्मद गोरी के कहने पर उसने तोड़वा दिया और वहां पर एक मस्जिद बनवाई गई। 2.5 दिन के अंदर मस्जिद बनवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, सूरत मंदिर को तोड़ के, सूरत मंदिर को
तोड़ के, सूरत मंदिर था उसका नाम, शायद सूर्य था या सूरत मंदिर था, उसको तोड़कर एक 2.5 दिन के अंदर एक इमारत बनाई गई, जिसको क्या बोलते हो आप लोग, 2.5 दिन का जोफड़ा। जी हाँ, 2.5 दिन का जोफड़ा। एक मेरी फ्रेंड थी, उसको बोलते थे हम 2.5 दिन का जोफड़ा 2.5 दिन का जोफड़ा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है भैया, एक मिथ तो ये माना जाता है, एक मिथ ये माना जाता है बेटा कि ये इमारत क्यों बनी। देखिए, ये एक कारण तो ये था कि उसने कहा था कि उसको तोड़ दो। दूसरा कारण क्या माना जाता है बेटा, मयाजुद्दीन चिश्ती, जो मौजुद्दीन चिश्ती साहब की एक शिष्या थी, इसका नाम याद रख लेना बेटा, इसके नाम पे बहुत काम होंगे आगे हमारी कहानी में। क्या था उस लड़की, उसका नाम था बख्तियार कुतुबुद्दीन, लिख लो, चलो कुतुब पूरा ही लिख लो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कौन थी, किसकी शिष्या थी, चिश्ती की शिष्या थी। ये एक दिन क्या आई बेटे, इसके महल में आई। किसके महल में, कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि ये संत थे, ये महल में नहीं रुक सकते थे। इनके स्वागत के लिए जो ये ऐसा मिथ है, ये ऐसे ये कारण ये भी था बनाने का 2.5 दिन का जोफड़ा, तो ये महल में नहीं रुक सकती थी, इसलिए एक मंदिर को तोड़वा दिया गया और 2.5 दिन में जो झोपड़े का निर्माण हुआ उसको क्या बोला गया, 2.5 दिन का जोफड़ा। अब बेटा एक पूछ लिया जाता है, जो उसकी दीवारें हैं उस टाइम पे ना, जैसे हमारे यहाँ तो मूवी चल रही है, जैसे सिंघम आई हुई है या फिर मतलब राधे फिल्म आई हुई है, उस वक्त तो ऐसा नहीं था। उस वक्त पे ये नाटक चलते थे, उसमें नाटक एक उस टाइम पे बड़ा फेमस था, हरी केली। उसकी लाइन ने उसने क्या लिखवा दी वहाँ पर, उसके मनोरंजन के तौर पर लिखवा दी। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया बेटा, इसको लाल बख्श बोला गया। मैंने एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लाल बख्श बोला जाता था, द्वितीय हाथमदाई बोला जाता था। 2.5 दिन का जोफड़ा मतलब इसने बनवाया, क्यों बनवाया मैंने सब कुछ बता दिया। हरी केली नाम की मतलब एक का नाटक की पंक्तियाँ लिखवाई। अब एक इसका बेटा था बेटा, जैसा नाम वैसा काम, मतलब आराम शाह। जी हाँ, नाम क्या था, आराम शाह। ये रहा बेटा, इसका बेटा कौन था, आराम शाह। जैसा नाम वैसा काम, हमेशा आराम करता था। और एक इसकी बेटी थी बेटा, एक इसकी बेटी थी, क्या था उसका नाम, सुलजाना। ऐबक की बेटी थी, क्या थी, सुलजाना। ऐबक ना, मैं बहुत बता रहा ना, बहुत ज़्यादा उदार आदमी था ये, ना मतलब कहते हैं ना कि राजकोष में से पैसा भी नहीं लेता था। जी हाँ, राजकोष से पैसा भी नहीं लेता था, टोपी बेच के, टोपी बना बना के अपना पेट पालता था। ऐसा इंसान था। ऐसे नेता आज मिल जाए तो बहुत अच्छा हो हमारे लिए। इसकी बेटी का क्या नाम था, सुलजाना। सुलजाना का विवाह किससे होता है बेटा, ये अपनी बेटी का विवाह करवाता है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश से, ये याद रख लेना भाई। इल्तुतमिश से किसका विवाह होता है, सुलजाना का विवाह होता है, जो किसकी बहन थी, आराम शाह की बेबे थी, यानी बहन थी। ठीक है। अब भैया क्या होता है, अब क्या होता है बेटा, अब दोनों के बीच में बड़े डिस्प्यूट चलने लग जाते हैं। क्या बेटा, बड़े डिस्प्यूट चलने लग जाते हैं। क्यों चलने लग जाते हैं, इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो आराम शाह बिल्कुल आराम करता रहता था, कुछ काम नहीं करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, पसंद भी नहीं था वो। लेकिन बेटा दूसरी तरफ इल्तुतमिश उसका वफादार और बहुत सारे काम करता था, इसलिए उसका मोह उस पर ज़्यादा चला गया। हमारे यहाँ होता है ना कि जो अच्छा बच्चा पढ़ता है उसकी तरफ मम्मी पापा का बड़ा ध्यान जाता है, और जो नालायक मेरे जैसा होता है उसको मम्मी पापा बड़ी गाली देते हैं, तू किसी काम का नहीं। और जब पता होता है ना लड़ाई होती है, तो वो बच्चा जो पढ़ने वाला वो काम नहीं आता, उसको पता है लड़ाई से बचा कौन सकता है, जो बदमाश बच्चा, वही बाप को बचा सकता है। तो कौन है भैया, ये वही था भाई। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था बेटा, ऐसा ही इंसान था वो, उसको बड़ा भाया, बहुत भाया इल्तुतमिश उसको। तो क्या हो गया बेटा, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। किस किस के बीच में मनमुटाव रहने लगा, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। किसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में और आराम शाह के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट, मनमुटाव रहने लगा। वो कहने लगा साले तू आराम से रह ले, और बोला जीजा तू आराम से रह। ठीक है। तो क्या होता, आराम शाह के समर्थक में 2 लोग खड़े थे। कौन कौन खड़े थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, समर्थक थे, यानी कि उनके दोस्त कौन कौन से, एक तो कबाचा थे, मैंने बताया था कबाचा था, और एक याल दोस्त था। ये किसके सपोर्ट में खड़े थे बेटा, आराम शाह के सपोर्ट में खड़े थे कि हमारे दोस्त का बेटा है, यही बनेगा। लेकिन जनता क्या चाहती थी, वो मायने रखता है ना, जनता चाहती थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था कि इल्तुतमिश बने,
क्या होता है बेटा लेकिन जनता का सपोर्ट किसको था? इल्तुतमिश को था बेटा। इसी टाइम पर क्या होता है बेटा, इसी वक्त पर इतिहास एक बार फिर करवट ले लेता है। और मैंने क्या बताया था, चिश्ती की एक शिष्या थी बख्तियार काकी, जिसके लिए 2.5 दिन का जोफड़ा बना था, उसकी मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा रोया और उसकी याद में उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको आज आप क्या बोलते हो बेटा? कुतुब मीनार। किसकी याद में बनाया बताओ? बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया मुजस्समा क्या कहलाया? कुतुब मीनार कहलाया। जी हाँ, कुतुब मीनार कहलाया। उसके बाद उसने क्या किया, लोग बड़ी शिकायतें लेके आए कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ऐबक साहब के पास। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको ना मस्जिद में जाके वो पढ़नी है क्या? कुरान पढ़नी है। तो उनकी बातों को रखते हुए उन्होंने कुरान मतलब एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कुबुत, देख लो, कुबुत उल लिख लिया, उसका नाम था कुबुत उल इस्लाम नामक क्या बनाई उसने, एक मस्जिद बनाई, ताकि वहाँ पर लोग मतलब जाएं और मतलब क्या करें, रहें, प्यार से रहें और खुश से रहें। एक दिन बेचारा क्या कर रहा था, ये बेचारा कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा खेलने का शौकीन था, पोलो खेल रहा था। जी हाँ, चौगान। इंडिया में जो आज पोलो है, इंडिया से ही इसका ओरिजिन होता है बेटा पोलो का। चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहास में 2 ही ऐसे शासक हुए हैं, एक तो बेटा हुमायूं और एक ऐबक, जो गिर कर मरे हैं इतिहास में। जी हाँ, हुमायूं कैसे मरा? इसकी तो घोड़े पे पोलो खेलते यानी चौगान खेलते वक्त मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु होती है दीन पहा लाइब्रेरी के अंदर, पुस्तक पढ़ने गया था बेचारा, बड़ा पढ़ने का शौकीन था, निपट गए चचा अपने वहीं पे वहीं पे उनकी क्या होगी, डेथ हो गई भी। ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, इतने में ही क्या हो गए बेटा, वो कहता ना कि इतने में ही क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है बेटा, इससे पहले मैं बता देता हूँ लोग क्या थे, मैंने क्या बताया, वो गुजर गया, मर गया चौगान खेलते टाइम। आराम शाह क्या बन गए बेटा, शासक बन गए। जैसे ही वो उसने आखिरी सांस तोड़ी, वो गद्दी पे जाके बैठ गया कि तेरी ऐसे की तैसी जीजा, मैं हूँ इसका बेटा मैं हूँ इसका, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आराम शाह बोला मैं हूँ इसका बेटा, मैं बैठूंगा। उसने इल्तुतमिश ने कहा कोई बात नहीं भाई, तू बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं अपने को, तेरी बहन मेरे साथ है, मैं तो मतलब सुलझाना मेरे साथ है, जहान मेरे साथ है। तो बेटा जैसे ही आराम शाह बैठता है, ये कुशासन करने लग जाता है, लोगों पर ब्रूटैलिटी, अत्याचार, टैक्स बढ़ा दिए, लोगों का जीना दुर्भर कर देता है। लोग नीचे ही नीचे उंगली लगाने लग जाते हैं, किसको? इल्तुतमिश को। कहते हैं कि भाई हमको बचा इससे, इसको लपेट दे, इसको पेल दे यहीं पे, हम तेरे साथ हैं, टेंशन ना ले। तो जनता के कहने पर इल्तुतमिश क्या कर देता बेटा, आराम शाह को निपटा देता है। निपटा देना मतलब खत्म कर देता है। जी हाँ, खत्म कर देता है बेटा। उसके बाद किसका राज्य हो गया बेटा, उसके बाद कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया। जी हाँ, इल्तुतमिश आ गया। लेकिन बेटा अब क्या हो गया बेटा, 1218 में जैसे ये सब कुछ गेम प्लानिंग बदली, तो क्या हो गया, जैसे ही आराम शाह मरता है, जो उसके समर्थक कौन थे, कबाचा और यालदोज, धमकी देने लग गए किसको? इल्तुतमिश को। तेरी ऐसी की तैसी, तूने हमारे दोस्त के बेटे को मारा, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, अब तू इतना बड़ा हो गया कि हमारे दोस्त के बेटे को मारेगा। उसने कहा जाओ निकलो यहाँ से। तो ही क्या करते हैं बेटा, 1218 में कबाचा अपनी सेना लेकर आ जाता है। कितने में बेटा? 1218 में क्या हो जाता है बेटा, कबाचा कहाँ का था आपको मैंने बता दिया है बेटा, सिंध प्रांत से आता है कबाचा, और दोनों के बीच में युद्ध होता है और कबाचा हार गया भाई। अब कौन 1226 में कौन आया बेटा? यालदोज आया, गजनी से चलता हुआ यालदोज। अच्छा, जंग का मतलब मैं लड़ूंगा तुझसे। उसने ऐसे मारे गिरा गिरा के किसने? इल्तुतमिश ने। भागता हुआ भाग गया। और जो 1226 का युद्ध हुआ बेटा, तेहराइन के अंदर हुआ, इसलिए इसको तृतीय विश्व युद्ध कह रहा हूँ, तृतीय तेहराइन का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है भाई, तेहराइन का तृतीय युद्ध बोला जाता है इसे। 2 युद्ध का तो सबको पता होता है, लेकिन तीसरे युद्ध का किसी को नहीं पता, जो 1226 में यालदोज और इल्तुतमिश आके लड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होता है बेटा, इल्तुतमिश क्या करता है, इल्तुतमिश का अब देखो सेम प्रॉब्लम क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा खराब था, ऐसे ही बेटा वो कहता ना पीढ़ी के पीढ़ी जुड़ रही है। अब बेटा इल्तुतमिश का बेटा भी बिल्कुल बेकार,
जी, जो इल्तुतमिश की एक दूसरी पत्नी थी, इल्तुतमिश की एक दूसरी पत्नी का नाम था शाह तुर्काना। शाह तुर्काना, उसका बेटा था कौन बेटा, लिख लीजिए, शाह तुर्काना का बेटा कौन था, रुकरुद्दीन, रुकरुद्दीन फिरोज, इसका नाम यही था आई थिंक, हाँ रुकरुद्दीन फिरोज था बेटा। और जो इसकी एक बेटी थी किसकी, इल्तुतमिश की, उसका नाम क्या था, ये रहा भाई रुकरुद्दीन फिरोज शाह। और इसकी जो बेटी थी कौन थी, रज़िया सुल्तान। जी हाँ, अब ये सेम आराम शाह की तरह था भाई, क्या था, बिल्कुल ही मतलब बेकार काम नहीं करता था। लेकिन बेटा जो ये थी रज़िया सुल्तान थी, ये बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, और बेटा ये बात जनता को भी अच्छी लगती थी। अब बेटा दोनों को बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना हो मरने के बाद इल्तुतमिश के, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, अब मैं बोल दूं बेटा, रुकरुद्दीन के और अपनी मैडम कौन सी, रज़िया सुल्तान के बीच में। इसलिए इस बात से डरते डरते उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया, ताकि ये आगे इस डिस्ट्रीब्यूट को इनकी मदद से ही राजा चुना जाएगा, 40 सरदारों की मदद से ही, जिसको क्या बोला गया बेटा, तुर्कान चहलगामी बोला गया। तुर्कान चहलगामी का काम क्या होता था, राजा बनाने का होता था। जी हाँ, और इतने में एक घटना और हो गई, क्या हो गई बेटा, वो तुमने सुना नहीं कि इतने में गंजे हुए, इतने में ओले पड़ गए, मतलब इतने में ही ये सब कुछ चला, इतने में ही मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। जी हाँ, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में, मंगोल क्या थे बेटा, एक तरीके के आतंकवादी थे। जी हाँ, शुरुआत ही आतंकवादियों की किससे हुई है, मंगोल से हुई है भाई। जैसे तैमूर लंग हो गया, चंगेज खां हो गया, उल्गू हो गया भाई, ये आए, पिटे छिते, मार काट करी, पिटे, घूसे, लात खाए, चुपचाप भागे, इनका कभी राज हुआ ही नहीं इंडिया पे। जी हाँ, कभी इंडिया पे मतलब मंगोलों का आक्रमण हुए लेकिन हार के चले गए, पिटे, घूसे मारे, लात मारी, इंडिया वालों ने भगा दिया। आतंकवादी तो थे ही हैं। इस टाइम पे कौन आक्रमण करता है बेटा, चंगेज खां आक्रमण करता है। चंगेज खां मतलब समझ गए, चंगेज खां कौन था, चंगेज खां आगे जाके बाबर हुमायूं चंगेज खां की वंशज से पैदा होता है, आगे बताऊंगा, ठीक है। अब क्या चंगेज खां किसके टाइम पे आक्रमण कर रहा है, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश की वैसे दिमाग खराब, अपने घर की सुलझाए या फिर उसको पकड़े, तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है, उसको इसके साथ संधि कर देता है, संधि कर लेता है चंगेज खां के साथ, कौन, इल्तुतमिश। एक बार लड़ाई लड़ता है, फिर फ्रेंड बन जाते हैं। और आपको पता है फिर उसके जो नाम पर मंगोलों का एक शहर बसाया जाता है, जो आज भी दिल्ली के अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंगोलपुरी। जी हाँ, मंगोलपुरी कैसे बसा आप लोगों को मैंने आज बता दिया है, अच्छे से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक बात, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया भाई, प्रशासन बहुत बड़ा था, अब इंडिया बहुत बड़ा था, साउथ को छोड़ दो, नॉर्थ भारत के अंदर जहाँ पे ये राज कर रहे थे वो बहुत बड़ा था। अब इस राज को संभालना भी, अब चारों तरफ पाओ, कैसे एक बंदा कहाँ कहाँ जाए, और जहाँ पर मतलब रोइट हो जाते थे, दंगे हो जाते थे, तो इल्तुतमिश को जाना पड़ता था वहाँ पर। लेकिन उसे एक प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया उसने ना, इक्तादारी प्रथा शुरू कर दी। जी हाँ, इक्ता मतलब छोटे छोटे प्रशासनिक इकाई बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर क्या कर दिया बेटा, सूबेदारों को, जो आज आईएएस होते हैं ना, जैसे आपका डीएम है, मान के चलो जींद का एक डीएम है, लखनऊ का एक डीएम है, वो वहाँ पर राज करेगा, ऐसे ही उसने इक्ता प्रथा चलाई। यहीं से तो शुरुआत होती है बेटा आईएएस वाईएएस की समझ के देखो, ठीक है, यहाँ से इक्ता प्रथा चलाई, जिसको क्या बोला गया, इक्तादारी प्रथा बोला गया। अब बेटा पेमेंट कैसे करेगा, वहाँ पे कौन सा कैश का काम होता कि ले 10,000 रुपये सैलरी, नहीं भाई। जहाँ पर मान के चलो उसको एक इंसान है, जैसे हमारे यहाँ, उसको दिल्ली को छोड़ के मतलब लखनऊ का क्या बना गया, इक्ता मतलब वो बना गया ना, वो बना गया बेटा, प्रधान बना गया, ठीक है। तो उसको क्या मनसबदारी दे दी जाती थी। मनसबदारी मतलब मनसब बोला जाता है बेटा जमीन के टुकड़े को, कि तू वहीं पे रह, वो जमीन तेरी है लेकिन तू अंडर में मेरे रहेगा, है अंडर में तू मेरे रहेगा, लेकिन तू उस पे राज कर, मेरे को टैक्स देता रहा बस। तो लोगों ने ये एक्सेप्ट कर ली बेटा, जिसको क्या बोला गया, इक्तेदारी प्रथा बोला गया। जी हाँ, उसने अपनी बेटी के नाम पर क्या चलाए बेटा, सिक्के चलाए। जी हाँ, अब एक बात याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था बेटा, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन वो बीच में ही लुढ़क गया, पेल दिया गया, मर गया। तो उसकी जो बाकी बची हुई कंस्ट्रक्शन है, जो 2 मंजिल 3 मंजिल थी, 2 मंजिल किसने बनवाई, 5 मंजिल
छठी मंजिल तो फिर आगे जाके फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। 2 मंजिल किसने बनवाई? वो इल्तुतमिश ने ही बनवाई। अब क्या होता है बेटा, जो कुतुब मीनार का, अच्छा उसके टाइम पे क्या होता है बेटा, 1236 के अंदर क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। अब एक बात याद रख लेना बेटा, एक चीज तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार मैंने लगाया, देखिए भाई, उसने ना 3 सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। कौन से बेटा? चांदी के सिक्का, जिसको क्या बोला जाता था? टका बोला जाता था। इनकी लिख रखा भाई, देख लो, ये पढ़ लेना और अपन नोट्स बना लेना, ठीक है। तांबे का जो सिक्का होता था उसको क्या बोला जाता था? जीतल बोला जाता था, ठीक है, जीतल बोला जाता था। और जो तीसरा सिक्का था उसको क्या बोला जाता था? दाम बोला जाता था। जी हाँ, दाम। अब क्या होता बेटा, 1236 आ जाता है और इल्तुतमिश भी डेथ हो जाती है। इतने काम करवाने के बाद क्या हो गई? इल्तुतमिश की डेथ हो गई। अब बेटा कौन बनेगा? अब कौन बनेगा बताना। अब देखो, हक किसका है बेटा? तुर्काना क्या चाहती थी कि तुर्काना ये चाहती थी कि कौन बने? रुकनुद्दीन बने। लेकिन बेटा जनता क्या चाहती? जनता फिर जीत गई। जनता क्या चाहती थी? जनता चाहती थी कि कौन बने? रज़िया सुल्तान बने। लेकिन बेटा 40 जो दल बनाए गए थे वो कतई ये नहीं चाहते थे कि रज़िया सुल्तान बने, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर लड़कियों का शासन नहीं चाहेगा भी, इसलिए 40 भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कौन बने? रुकनुद्दीन बने। लेकिन बेटा कौन बनती है जनता के सपोर्ट से? रज़िया सुल्तान बनती है। और बेटा पहली मुस्लिम शासिका, महिला शासिका जनता के बीच में चुनी जाती है। कौन? रज़िया सुल्तान। जी हाँ, रज़िया सुल्तान चुनी जाती है। रज़िया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से होता है बेटा। अल्तुनिया लिख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है HSSC के अंदर भी बेटा। किसके साथ होता है बेटा? अल्तुनिया के साथ होता है। लेकिन बेटा ये अल्तुनिया को कभी भी पति वाला दर्जा नहीं देती, क्योंकि ये प्यार याकूब से करती थी। याकूब से करती थी ये प्यार। मतलब कहते हैं ना कि शादी किसी और से, प्यार किसी और से। जनता को ये बात कैरेक्टरलेस वाली लगी। जनता का मूड खराब रज़िया सुल्तान के साथ। और ये जो याकूब था वो अविशनाई मतलब आज का जो इथोपिया, उसको एविशनाई बोला जाता था। अफ्रीका महाद्वीप का इथोपिया, वहाँ का शासक था, वहाँ का रहने वाला था। बाद में अल्तुनिया से ये मिलने गई, उससे अल्तुनिया ने अच्छा मेरे को तो प्यार नहीं, उसको इतना प्यार, टपका दिया दोनों को। जी हाँ, टपका दिया। उससे पहले क्या होता है कि बेटा ये है ना, मतलब धजिया उड़ा देती इस्लाम की। जी हाँ, टोपी पहन के आ गई, मर्दों के कपड़े पहन के आ गई, ना कोई बुर्का रखती थी। लोग बड़े खफा थे इससे, इसलिए अल्तुनिया ने इसको टपका दिया। इसके यार याकूब को भी मार दिया गया। ठीक है बेटा, अब कौन बनता है भैया? अब कौन बनता है? बरहम शाह। ये रहा गया अभी मजुद्दीन बरहम शाह बनते हैं। फिर इनका कोई खास मतलब रोल नहीं रहा इस हिस्ट्री के अंदर, बस इतना याद रख लेना बेटा। कौन बनते हैं? बरहम शाह बनते हैं बेटा। उसके बाद बेटा ये मोहम्मद शाह बनते हैं, ना इसका कोई इतना खास रोल, ना फिर ये नसरुद्दीन मोहम्मद, इसका कोई खास शो। इसके बाद एक इंसान आता है बेटा जिसका नाम क्या होता है? गयासुद्दीन बलबन। जी हाँ, बलबन आ जाता है बेटा। कहाँ पर? राज पर। जी हाँ, क्या हो जाता है? बलबन आ जाता है, जो कि बेटा बलबन गुलाम था। लेकिन बेटा शातिर बहुत था बलबन। क्यों बलबन शातिर था? क्योंकि उसने एक बात नोट कर रखी थी। क्या नोट कर रखी थी? क्योंकि इसने गयासुद्दीन बरहम शाह का भी देखा राज, इसने ये जो था अलाउद्दीन, इसका मुर्शिद शाह का, इसका भी राज देख लिया इसने, नसरुद्दीन का भी देख लिया, और रज़िया सुल्तान का भी हाल देख लिया, और इल्तुतमिश का भी हाल देख लिया। इसने देखा जब इनकी ऐसी की तैसी होगी, इनकी पॉलिसियों के कारण कहीं मेरी खटिया खड़ी ना कर देंगे कौन? 40 के 40 संगठन वाले। इसलिए उसने कहा ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी। और उसने क्या किया बेटा, जो ये तुर्कान चहलगामी थी इसको ख़त्म कर दिया। जी हाँ, कि अब दो मेरे को ऑर्डर, कैसे तुम्हारी ऐसी की तैसी। बलबन ने ऐसा बोला बेटा। तो क्या हो गया भैया? अब बेटा जो कि एक बात थी, जो बलबन क्या था बेटा? गुलाम था। उसको ना गुलाम था और उसको खरीदा गया था, मैंने बता दिया, इल्तुतमिश के द्वारा। वो रंग में बहुत काला था, बहुत ऊंचा था और बहुत मोटा था। अब ये ऐसा देखो, काला भी है, ऊंचा भी और मोटा भी, और वो हंसे आपकी तरफ, आपकी आधी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म। रात को दिख जाए तो बेटा आप
बैठ जाओगे वहीं पर, रोने रोने लग जाओगे। तो उसने क्या किया भैया, तो और ऊपर से वो क्या था भाई, ऊपर से वो क्या था, वो एक वो था, क्या कहते हैं ना, मतलब वो था सूबेदार था कहीं का। बलबन क्या था, सूबेदार था। अब मान के चलो आपका एक दोस्त है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप अपने हिसाब से समझना इस बात को। आपका कोई एक दोस्त है, मान के चलो वो आपके साथ गोलियां खेलता है, कंचे खेलता है, टुग्गे खेलता है, लड़कियों पे लाइन मारने जाता है, कल को वो आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाए, तो आप उसकी इज्जत करोगे? भाई घंटा करोगे, वो हमारे साथ खेलता था। ऐसे ही क्या बलबन क्या था, सूबेदारों में रहता था, काला मोटा घसीटा राम था, और ये क्या बन गया, सम्राट बन गया। इसकी कोई इज्जत नहीं करता था, सब इसकी तरफ हंसते थे, ए बलबन इस साइड आ। लेकिन बेटा बलबन के, मैंने क्या कहा, शातिर था बलबन। उसने क्या कर दिया, 40 दल को ख़त्म किया और उसने 2 नीतियाँ चलवा दी। उसने कहा अगर तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे तो मैं सम्मान ले लूँगा, मतलब तुम मेरे को इज्जत नहीं दोगे तो मैं क्या ले लूँगा, इज्जत ले लूँगा। ठीक है, उसने कैसे ली, उसने 2 प्रथा चला दी बेटा, पैबोस और सजदा। पैबोस मतलब कोई भी दरबार में आएगा तो मेरे पैरों में लौटेगा, जी हाँ। और पैबोस नहीं, पहले क्या बोला, सिजदा, यानी कि कोई भी दरबार में आएगा तो मेरे सामने सजदा करेगा, मतलब मेरे पैरों में लौटेगा। और पैबोस यानी कि मेरे पैरों को चूमेगा। अपने आप ना इज्जत हो गई, तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं ऐसे करवाऊंगा। तो उसने क्या कर दिया बेटा, अपनी 2 प्रथाएं चलाई। कौन सी, पैबोस और कौन सी बेटा, पैबोस चलवाई, और एक कौन सी अभी मैंने अभी बताइए, गधो बोलो। एक तो पैबोस और एक सजदा, दोनों किसने चलवाई, बलबन ने चलवाई बेटा। लेकिन अब बेटा जो कि वो क्या था, सूबेदार था, तो उसके विरोध में आवाज़ उठने लगी कि ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, इसको कैसे बना दिया। तो उसने तलवार निकाल ली अपनी, उसने एक नीति अपनाई, क्या, रक्त और लोह की नीति अपनाई। किसने बेटा, बताओ एक बार, किसने, कान से सुना नहीं मुझे, बलबन ने। और इसी को कौन अपनाता है आगे जाके, आपको पता होगा, जर्मनी का जो बिस्मार्क था, उसने भी यही नीति अपनाई थी, रक्त और लोह की नीति। लेकिन इसको रिलेट नहीं करोगे आप किससे बेटा, रक्त और तलवार की नीति से। ये रक्त और तलवार की नीति कौन आज तक आके चलाता है, अलाउद्दीन खिलजी चलाता है बेटा। उसके बाद बेटा केकू बाद आखिरी बनता है बेटा अंतिम शासक। कुछ लोग ये भाई क्यूमर्स मानते हैं, लेकिन क्यूमर्स को मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बनता है बेटा, यही बनता है बेटा, केकूबाद को ही माना जाता है अंतिम शासक। इस प्रकार क्या होता है बेटा, गुलाम वंश की ख़त्म हो जाता है बेटा। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक मैंने बता दिया बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। राजधानी उस टाइम पे लाहौर थी, देखो ये रहा। देश कौन सा था, तुर्क था। और दिल्ली का क्या था, ये भी मैंने बता दिया। कुतुब वंश में इल्तुतमिश, मैंने क्या बताता, इल्तुतमिश था। उसके टाइम पे राजधानी का कौन आ गई थी, दिल्ली आ गई थी। बलबन, गयासुद्दीन बलबन था, दिल्ली थी राजधानी। और चालीसा का दमन किया था इसने, मैंने बताया था ना। चालीसा को बनाया किसने था, इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने कर दिया। ठीक है बेटा, खिलजी वंश ये आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अपने लिए आप लिख भी सकते हो बेटा। मैंने थ्योरीज एक बार के लिए आपको सारी बता दी है। 1 घंटे में मैंने सारा का सारा गुलाम वंश, मामलुक वंश या मोहम्मद गोरी के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक कौन माना जाता है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैंने बता दिया। वास्तविक संस्थापक कौन माना गया, इल्तुतमिश माना गया। राजधानी को देखो, लाहौर से किसने बदला था, मैंने क्या कहा था उसके टाइम पे, कौन, लाहौर थी। लाहौर से दिल्ली किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश था बेटा। ठीक है, मुस्लिम के पर देखो प्रभुत्व, यानी कि मुसलमानों का मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ही मतलब इसके टाइम पे मस्जिदें बनी, सब बनी इल्तुतमिश के टाइम पे। प्रथम महिला शासिका मैंने बता दिया आप लोगों को। सबसे वृद्ध कौन था बेटा, जलाल। ये तो बाद की बातें हैं, जब आगे आएगा तब बताऊंगा बेटा। ये तो खिलजी वंश आ गया। ठीक है, ये देखिए भैया, आप चाहो तो नोट्स बना लेना, मैंने बाकी लिखवा भी दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने हर चीज़ लिखवा रखी है बेटा, हर चीज़ मैंने बताई है आपको। क्या नहीं बताया, देखो ये कबाचा वाला मैंने बताया, मुल्तान का था बेटा। इल्तुतमिश के बारे में मैंने बता दिया, उसका गुलाम और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक को देखो भारत में बहुत सारी सफलताएं मिली। और इसने देखो इल्तुतमिश का क्या था, इक़्तिदारी प्रथा चलाई इसने, इस्लाम शासन प्रणाली चलाई। चालीसा इसने बनाया, जो 40 अमीरों का एक क्या था, संगठन था। ठीक है, अच्छा लोह देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा, देखो लो रक्त की नीति इसने चलवाई।
ठीक है, अपने विरोधियों को मारने के लिए। किसने? बलबन ने। ये भी मैंने बताई बेटा आपको लोगों को। अच्छा देखो, पैबोस प्रथा इसने चलाई, नियमित खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि इसने खुद को माना, सैन्य विभाग के नियम इसने बनाए। ठीक है, देखो मैंने सब बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को अब रिलेट करने में आसानी होगी बेटा। कुतुब मीनार दिल्ली में देखो, ये रहा, देखो बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है, बनवाया गया था। मैंने क्या बताया था, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी के लिए बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले मंजिल का निर्माण करा था, बाकी की 4 मंजिल किसने करवाई बेटा? पूरी इल्तुतमिश ने। लेकिन 4थी मंजिल तक पहुंची थी, जो बाकी के 2 मंजिल रह गई थी किसने? मैंने क्या बताया था ना अभी, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी बेटा। ये आप चाहो तो लिख लो बेटा। और देखो मैंने ये भी लिखवाई थी बेटा, देखिए मैंने कहा था कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सर ये पहली मस्जिद थी, मैंने कहा था ना मुसलमानों को दिक्कत हो रही थी उस वक्त पे याद करने के लिए, मतलब कहाँ पर हम जाए। उसने भारत का मंदिर तोड़कर क्या बनी थी? मस्जिद बनी थी बेटा। 2.5 दिन का झोपड़ा भी देखो ये रहा भाई, मैंने बताया था। ठीक है बेटा, उसके बाद इल्तुतमिश के भी मैंने बता चुका हूँ बेटा। ये सारी देखो भाई, आप चाहो तो ये लिख लेना भाई। लाल बख्श बोला जाता था इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मैं बता चुका हूँ, टाइम पीरियड 1206 से 1210 तक रहता है बेटा। 1206 से 1290 तक ये क्या चलता है? वंश चलता है बेटा। मैंने एक बार भी डेट्स नहीं लिखवाई इसलिए ताकि डेट्स में आप फंसो ना, लेकिन आप स्टोरी याद रखो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा बेटा। ठीक है, अंतिम शासक देखो, अंतिम शासक कुर्मस को माना जाता है और कुछ केकुबाद को मानते हैं बेटा। आपकी मर्जी, आपको पेपर में कोई दिखे आप उसको टिक करके आ जाना। ठीक है बेटा, अगर दोनों दिखे तो आपकी माड़ी किस्मत है, बहुत ख़राब है, तो कुर्मस को ही ला के आ जाना, वरना केकुबाद लाना भाई। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने पढ़ा केकुबाद ही माना जाता है। इतिहासकार हिस्ट्रियन जो हिस्टोरियन होते हैं बेटा, इवेंट होते हैं जो हिस्टोरियन होते हैं, उनकी अलग अलग राय होती है हर एक बात को लेके। ठीक है बेटा, ये भाई इल्तुतमिश का भी 1237 में मैंने बताया था मर गया था भाई। बहुत छोटा रास्ता, देखो 18 महीने, देखो 18 महीने चला था इसका। आराम शाह का बाद में किसने निपटा दिया था? जनता के कहने पर इल्तुतमिश ने निपटा दिया था। फिर कौन आता है बेटा? देखो फिर शमशी वंश में देखो, ये आगे भाई, ये लास्ट तक चलते रहते हैं। ये सब मैंने बता दिया बेटा आप लोगों को। एक सेकंड गाइस, फिर बेटा ये मैंने बता दिया 40 सरदार का, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ बेटा, ये भी मैं बता चुका हूँ। बाकी आप चाहो तो इनकी नोट्सों की क्या ले लेना भाई, आप मेरे साथ चाहो तो मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा भाई। एक बार आप, मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए भाई, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए बोलूँगा नहीं, सिर्फ आपके सामने स्लाइड पे स्लाइड बदलता रहूँगा, आप अपने क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बनवाई थी भाई, ये सब मैंने इसमें डाल रखी है बेटा। ये ये मस्जिद है बेटा, इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई गई थी दिल्ली के अंदर। ये 2.5 दिन का झोपड़ा भाई आपका, ये सब कुछ लिख रखा है भाई। ये आराम शाह थे भाई अपनी। ये भाई इल्तुतमिश के बारे में उसने बता रखा है। चाहो तो बेटा आप इनके कॉपी करा सकते हो, या फिर आप कहोगे तो सर मेरे को आपको नोट्स दे दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम मेरे ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं उस पर आपको लिखवा दूंगा। ये भी मैंने बता चुका हूँ बेटा, आप चाहो तो इनकी कॉपी लिख लेना। रजिया सुल्तान के बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ बेटा। 1240 में इसकी मृत्यु अल्तुनिया ने ही की थी। ऐसा माना जाता है ये सब कुछ अल्तुनिया का ही प्लान था बेटा। कैथल के राजा थे, उसको हराने गई थी, बाद में बेटा कैथल के राजा अल्तुनिया ने इसको हरा दिया था, बाद में इससे शादी कर ली अल्तुनिया से ही। ये देखो भाई किस लिए नाराज़ थे लोग इससे, ये देखो इसने भी मैंने बताया था ना क्यों नाराज़ थे इससे, क्योंकि वेशभूषा धारण करके आती थी, पुरुषों की टोपी पहनती थी, इसलिए क्या थे, बहुत नाराज़ थे इससे लोग। अच्छा भैया और कुछ है नहीं, आराम शाह, ये बहराम शाह, इन सब के आप लेना चाहो तो ले लेना। तो गाइस इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा आपको गुलाम वंश करवा दिया है। अगला वंश खिलजी वंश होगा भाई, वो करा दूंगा भाई अगली वीडियो में। गाइस इस वीडियो में इतना था, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस मेरे चैनल को, और घर पर रहिए, सेफ रहिएगा गाइस। कुछ लोग होते हैं बेटा जो वीडियोस को व्यूज़ कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने इसलिए अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है कि अब आपको कभी दिक्कत नहीं मचेगी भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी भाई, बाकी क्या कहते हैं कुछ कह नहीं सकते भाई। ठीक है गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय गाइस।